तो आज हम पढ़ा रहे हैं टेंसेज। तो ये देखिए, टेंसेज जो हैं टाइम और एक्शन को डिनोट करते हैं। टाइम और एक्शन से हम क्रिया देखेंगे, क्रिया देखने के बाद हम उसका टाइम और एक्शन पता लगाएंगे, उससे हमें टेंस पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। यहाँ पर देखिए आई टीच, तो यहाँ पे जो टीच शब्द है वो जो है प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, मैं पढ़ाता हूँ, तो ये प्रेजेंट का एक्शन दर्शा रहा है। तो टाइम प्रेजेंट है और एक्शन भी प्रेजेंट में हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और दूसरा वाक्य देखिए, आई टॉट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट को दर्शाती है, तो इसमें जो एक्शन है वो पास्ट का दर्शा रखा है और टाइम भी पास्ट का है, इसलिए ये पास्ट टेंस हो गया। तो साथ ही साथ ये जो टेंस हैं वो स्टेट को भी दर्शाते हैं। स्टेट को कैसे दर्शाते हैं, जैसे कि आई एम ए टीचर, तो यहाँ पर एम मेन वर्ब के द्वारा स्टेट को दर्शाया जा रहा है। तो हम देख लेते हैं जो टेंसेज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो फॉर्मल ग्रामर होती है उसमें जो टेंस हैं दो ही माने जाते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इसलिए माने जाते हैं क्योंकि आप देखोगे कि जो मेन वर्ब की जो चारों फॉर्म्स होती हैं उनमें जो फर्स्ट फॉर्म है और जो सेकंड फॉर्म है वो डायरेक्ट ही टेंसेज में यूज होती है बिना हेल्पिंग वर्ब के, जबकि जो अन्य हेल्पिंग वर्ब का जो यूज किया जाता है वो किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब की सहायता से किया जाता है। इसलिए जो ग्रामेरियन हैं उन्होंने केवल दो ही टेंस माने हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हमने उनको तीन भागों में बांट लिया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देख लेते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। जैसा कि आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए हिंदी के वाक्यों में बहुत सारी पहचानें हैं, जैसे कि ताहे आएगा, ती है आएगा, ते हैं आएगा, ताहू आएगा इत्यादि। और जबकि इसके लिए कुछ एडवर्ब्स ही होती हैं, उन एडवर्ब्स को देख करके हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान सकते हैं। उन एडवर्ब्स के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसका जो यूज है वो जनरल ट्रुथ, कोई सार्वभौमिक सत्य हो, जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है। कोई रिपीटेड एक्शन, कोई रोज़ाना रिपीट हो रहा हुआ एक्शन होता है, जैसे कि द नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल, तो यहाँ पर एक रिपीटेड एक्शन हो गया। कोई साइंटिफिक फैक्ट हो तो उसमें भी इस टेंस का यूज होता है। आगे देख लो कमेंट्री, यदि क्रिकेट की कमेंट्री हो, जैसे कि वाक्य देख लेते हैं कि जैसे द बॉलर थ्रोज द बॉल एंड द बैट्समैन हिट्स द सिक्स, तो इस वाक्य में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है। आगे देखिए हैबिचुअल एक्शन, कोई हमारा हैबिचुअल एक्शन हो जो रोज़ाना ही घटित होता है, तो उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई बाथ डेली, आई ईट फूड डेली, बहुत सारे जो एक्शंस हैं वो हैबिचुअल होते हैं, जो रेगुलर रिपीट होते हैं, तो उसमें भी इस टेंस का यूज करते हैं। कोई पास्ट की घटना का वर्णन किया जा रहा हो, जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं और उसका वर्णन सजीव करना चाहते हो, जीवंत वर्णन करना चाहते हो, तो इस टेंस का यूज किया जाता है कोई पास्ट डिस्क्रिप्शन के लिए। जैसे कि कई यूजेज और हैं, जैसे कि कोई आपके सामने कोई बस आई और उस बस से आपको कोई मित्र उतर गया है, तो आप बोलोगे हियर कम्स राम, देखिए राम आ गया। तो ऐसे वाक्यों के लिए भी इस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस की। तो इसमें देखिए मास मर्डरर एस्केप्स, ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस जब आती है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। पीस टास्क फेल, शांति की वार्ताएं असफल हो गई। मास मर्डरर, भाग गया, यानी जो सामूहिक हत्याएं करने वाला पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हेडलाइंस होती हैं न्यूज़पेपर की वो ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस में उनका यूज़ किया जाता है, भले ही वो एक दिन पहले घटित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, लीव अलवर एट 10 AM नेक्स्ट ट्यूसडे, तो हम अलवर को 10 बजे अगले मंगलवार को छोड़ेंगे,
यानी कि ये हमारा प्लान्ड एक्शन है, इसका निर्धारण हमने पहले से ही कर लिया है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिनमें कि पहले ही फ्यूचर प्लानिंग कर ली जाती है, उनमें भी हम इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ज़्यादातर ये ट्रैवलर एजेंट करते हैं। आगे देखिए, आई थिंक आई अंडरस्टैंड यू, मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें समझता हूँ। तो यहाँ पे ये वाक्य देखिए, इसका जो ये वर्ब हैं, थिंक हुई, अंडरस्टैंड हुई, ये जो वर्ब हैं जो कि अनुभव से संबंधित होती हैं, उनका यूज हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, अन्य टेंसेज में नहीं करते हैं। अगर हम इसका यूज ऐसे करेंगे वाक्य के अनुसार, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, तो गलत हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, तो गलत हो जाएगा। इनका यूज केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह से होता है। इफ़ आई सी यू आई विल आस्क यू, तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में इस तरह की जब कंडीशन आती है तो उसके जिस भाग में कंडीशन होती है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। इफ़ आई सी यू, यदि मैं तुमसे मिलूँगा, आई विल आस्क यू, तो मैं पूछूँगा तुमसे, मैं तुमसे पूछूँगा। एक और वाक्य देख लेते हैं, अनलेस यू टेक द ब्रेक ऑफ द कार वॉन्ट मूव। तो देखिए, जब तक आप ब्रेक को नहीं छोड़ोगे, द कार वॉन्ट मूव, तो कार आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग वी विल गो आउट, यदि कोई टाइम क्लूज हो तो इसमें भी टाइम क्लूज हो तो एक भाग में, जिस भाग में टाइम क्लूज हो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग, तो इट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। जब बरसात रुक जाएगी तो हम बाहर जाएंगे। तो आगे देखेंगे हम। यस स्टूडेंट्स, अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो साधारण वाक्य होते हैं जिनको अफर्मेटिव सेंटेंसेज बोलते हैं, उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो देख लेते हैं, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फिर हम उसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे। तो ये जो होते हैं ये सारे जो होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आपको पता ही है कि पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई जो है, आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, और दे जो होता है थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। उसी तरह से हम देख लेते हैं, यदि सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो फिर हम कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं देख लेते हैं। ही, सी, इट, नेम यदि सब्जेक्ट के रूप में हो, के फॉर्म में हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या फिर आई ई एस लगाते हैं। तो हम एस तो सामान्य सभी वर्गों के साथ लगाते हैं, वर्ब्स के साथ लगाते हैं, लेकिन ई एस का यूज हम कहाँ करते हैं। ई एस का यूज हम करते हैं जिन वर्ब्स के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ इत्यादि हो, हम उनके साथ ई एस का यूज करते हैं। और किन वर्ब्स के साथ हम आई ई एस का यूज करते हैं। तो जिन वर्ब्स के अंत में बाई हो और बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम बाई को हटा करके उसकी जगह आई ई एस लगा देते हैं। जैसे कैरी का हमने कैरीज कर दिया, क्राई का हमने क्राइज कर दिया। तो हम उसका कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। हम गरीबों की मदद करते हैं। बी हेल्प द पुअर, बी सब्जेक्ट के रूप में आया, बी के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, फिर उसके बाद द पुअर जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है। बी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है। दे डोंट हेल्प द पुअर। अब स्टूडेंट देखिए, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, वे गरीबों की मदद नहीं करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम
नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट व डज नॉट का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो डू नॉट का यूज हम करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज नॉट का प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। तो देख लेते हैं, सी हेल्प्स द पुअर। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्प के साथ हमने एस लगा दिया और ये बाकी का वाक्य हो गया। ही डज नॉट हेल्प द पुअर। अब ये नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे डज नॉट का यूज़ किया है और सब्जेक्ट के रूप में ही है, तो इसलिए हमने, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज नॉट का यूज होगा। यहाँ पे हमने बता दिया था डज नॉट का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है। आगे देख लेते हैं, ये इंटरगेटिव वाक्य का सेंटेंस है, डू यू हेल्प द पुअर। अब इंटरगेटिव वाक्यों में क्या होता है, इंटरगेटिव वाक्यों का स्ट्रक्चर ये है, इंटरगेटिव वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। और जो मेन स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इंटरगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, इंटरगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। तो यहाँ पर देखिए, डू यू हेल्प द पुअर, क्या आप गरीबों की मदद करते हैं। इसी तरह से यदि WH वर्ड प्लस इंटरगेटिव हो तो उसमें WH वर्ड शुरुआत में आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। तो whom do you help, आप किसकी मदद करते हो। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इनके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो हम देख लेते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अन्य कई जगहों पर भी यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एजेमार प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। तो यहाँ पे एजेमार का प्रयोग किया जाता है स्थिति बताने के लिए, ये एक नॉन एक्शन वर्ब है यहाँ पर। तो उदाहरण देख लेते हैं, हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है। तो स्वीट शब्द है यहाँ पर एडजेक्टिव। चिल्ड्रन आर इनोसेंट, बच्चे मासूम होते हैं। इनोसेंट शब्द एडजेक्टिव को दर्शा रहा है। आई एम हेयर इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह यहाँ पर होता हूँ। तो यहाँ पर हेयर शब्द एडवर्ब है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो मेन वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है क्या बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए। इस तरह के जो वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इजेमार तो हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर ये मेन वर्ब कैसे हो गई, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में यूज होती है इस टेंस में। और इजेमार का जो पास्ट रूप होता है बाज बार वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसी तरह से यूज होता है, इसलिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं या फिर सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। कई बार बच्चे इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस एजेमार प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का जो इन्फिनेटिव रूप है वो यहाँ पर यूज हो रहा है। ये किसके लिए, क्या बताने के लिए यूज होता है, इंटेंशन बताने के लिए, आदमी का जो इरादा है वो बताने के लिए। इसमें कोई कंपल्सन नहीं होता, मजबूरी नहीं होती है। शी इज़ टू कुक फूड फॉर द चिल्ड्रन, उसे भोजन बनाना है बच्चों के लिए, उसे बच्चों के लिए भोजन बनाना है। तो यहाँ पर उसका इरादा है भोजन बनाना। एक और वाक्य देख लेते हैं, आई एम टू डू वर्क हार्ड, मुझे कठोर मेहनत करनी है, या फिर आई एम टू डू दिस वर्क। और बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, आप प्रयास करिएगा। आगे देख लेते हैं, इस टेंस का यूज है जो पोजेशन बताने के लिए भी किया जाता है। पोजेशन जैसे कई प्रकार के वाक्य होते हैं जिनमें हम बोलते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो चीज़ है, या फिर मैं कार रखता हूँ, मेरे पास घर है। ऐसे वाक्यों के लिए हम सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नाउन का यूज करते हैं। आई हैव ए कार, तो ये वाक्य देखिए यहाँ पर हैव शब्द का यूज पोजेशन बताने के लिए किया जाता है। लेकिन जब इनका हम इंटरगेटिव में यूज करते हैं या फिर नेगेटिव में यूज करते हैं तब इनका जो अर्थ है, इनका जो अनुवाद है वो अलग तरीके से होता है। जैसे कि आई डोंट हैव ए कार, आई हैव ए कार का नेगेटिव रूप हो जाएगा आई डोंट हैव ए कार, और इसका
जो इंटरोगेटिव है रूप है तो वो हो जाएगा डू आई हैव ए कार। तो इस तरह से आप देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे इस प्रकार का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कंपल्सन बताने के लिए होता है। इसमें कार्य करना मजबूरी होता है, जैसे कि आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठोर मेहनत करनी पड़ती है। आगे देख लेते हैं एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें कि प्रेशर को दर्शाया जाता है, जिसमें कि डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई टीच, ये तो साधारण प्रकार का प्रयोग है जिसका प्रयोग किया जाता है हैबिचुअल एक्शंस दर्शाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो है आई डू टीच, मैं पढ़ाता तो हूँ, इनका जो हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार से होता है आई डू टीच यानी मैं पढ़ाता तो हूँ, आई डू कुक मैं खाना बनाता तो हूँ, ही डज गो टू स्कूल वह स्कूल जाता तो है। इस तरह से देख लेना, ये इस प्रकार के वाक्य और होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस टेंस में कौन कौन सी एडवर्ब्स होती हैं, देख लेते हैं। इनको पहचान करके आपको पता चल जाएगा कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये अगर वाक्य में आ जाए तो आप सीधे ही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला प्रश्न आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही तुरंत लगा सकते हो। ये सारे हैं ऑफ्टन, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, हैबिचुअली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ इत्यादि। अब हम देख लेते हैं कुछ वाक्य जिनमें जनरली बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। देखिए ये वाक्य, ही इज़ इल सिंस मंडे, वह सोमवार से बीमार है। तो ये वाक्य गलत है क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, और जब टाइम दिया हुआ होता है, टाइम लगाना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। तो यहाँ पर इसका सही वाक्य बनेगा ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, वह सोमवार से बीमार है। एक और वाक्य देखिए, ही इज़ देयर फॉर 6 months, वह 6 महीने से वहाँ पर है। इसकी ट्रांसलेशन गलत हुई है, तो यहाँ पर सही वाक्य होगा ही हैज़ बीन देयर फॉर 6 months, वह 6 महीने से वहाँ है। शी इज़ कन्फाइंड टू बेड सिंस जनवरी, वह बिस्तर में है, जनवरी से बिस्तर में है, मतलब बीमार है तो इसलिए बिस्तर पकड़ के रखा है। ये भी वाक्य गलत है, इसमें टाइम दे रखा है। तो जहाँ पर भी टाइम दिया होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में, तो यदि टाइम दिया हुआ होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा शी हैज़ बीन कन्फाइंड टू बेड सिंस जनवरी, तो ये पैसिव वॉइस में बना हुआ वाक्य है। आगे देखते हैं, ही इज़ नॉन टू मी फॉर 10 years, वह मुझे 10 वर्षों से जानता है। तो ये वाक्य भी गलत है, यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैज़ बीन नॉन टू मी फॉर 10 years। इस तरह की से हमने देखा कि किस तरह से प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो एक वाक्य, ये 2 वाक्य हैं, इनका आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरिए।